दोस्तों क्या आप लोग भी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की तैयारी? तो दोस्तों आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेकर आया अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अनअकैडमी एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको देने के बाद कहीं ना कहीं देखो आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी, ये बात तो गारंटेड है। और आपको बता दूं ये जो टेस्ट सीरीज है वो 3 जनवरी और 4 जनवरी को होने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का नाम रखा है ट्राइनिटी। सीए फाउंडेशन के लिए बिल्कुल फ्री है, एक्सक्लूसिवली कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में टेस्ट सीरीज आप दो। और टॉप 50 लर्नर को, दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूंगा, टॉप 50 लर्नर को 1 लाख रुपए का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज आपकी 3 और 4 तारीख को होगा और इसके लिए आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों एनरोलमेंट करवाने के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप विजिट कर लेना, क्योंकि ये तो वही बात है ना, लर्निंग विद अर्निंग, कि इसमें लर्निंग भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है। अर्निंग किस चीज की? जो टॉप 15 स्टूडेंट होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप इससे कहीं ना कहीं इंकरेज होगे। और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें बिल्कुल मतलब कहते हैं ना चार चांद लगा देना, वो लगा देगा। क्योंकि आपको ये सारे के सारे टेस्ट होंगे ना वो आपके खुद के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक उसी तरीके से इनका जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, सो फर्दर डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys आज की क्लास में हम करने वाले अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ये कि आखिर हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे होती है, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, क्या क्या वो रीजंस है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बिकॉज आज की डेट में यंगस्टर का सबसे पहला सवाल होता है कि जो पढ़ाई वो कर रहे हैं क्या उनसे उनको मनपसंद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं अभी यहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रीजन है उसके पीछे की जो वैकेंसीज हैं वो उतनी नहीं निकल रही जिस हिसाब की हमारे पास पॉपुलेशन, जिस हिसाब से स्कूल से पास आउट होते बच्चे, ग्रेजुएशन से पास आउट होते बच्चे, जिस रेशियो से वो पास आउट हो रहे हैं और जो रेशियो जॉब की है जिस इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बढ़ती ही जा रही है। तो वो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं और इसके लिए क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। तो वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। चीजों को इतनी बारीकी से कराऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ये वादा है और मेरी कमिटमेंट है कि जो जो चीजें मैं बताऊंगा एक स्टोरी की तरह उसको ढंग से समझना और जिंदगी में दिमाग में स्टोर कर दो, कभी नहीं भूल पाओगे। चाहे आप अभी 12th क्लास में चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करो या कोई टीचर भी देख रहा है, कोई भी देख रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब अगर आप समझ जाओगे ना तो चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी ग्रिप में आ जाएगा। बात को सुनो ध्यान से। दोस्तों हमारे जो पॉपुलेशन है ये जरूरी नहीं होता कि जो टोटल पॉपुलेशन है वही पॉपुलेशन काम करने जा रही हो, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। लेट्स सपोज हमारी इंडिया की जो आबादी है वो 138 करोड़ है। ठीक है, क्या 138 करोड़ लोग जॉब करना चाहते हैं? द आंसर इज नो। उसमें कई सारे मेंस भी हैं, वुमेन्स भी जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो जॉब नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। इट मींस कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होती है। टोटल पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जो कि वर्किंग पॉपुलेशन, तो जो काम करना चाहता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, बट उन्हें मार्केट प्राइस पे काम नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन को हम अपने पास एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो सीधा सा एक बताऊंगा, टोटल पॉपुलेशन में से जो वर्किंग पॉपुलेशन काम करना चाहती है, काम करने लायक है और उसे मार्केट प्राइस पर काम मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो सर एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान काम कर रहा हो बावजूद उसके उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कवर करते हो? हाँ दोस्तों ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने क्लास 12th पास की, मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया। अब बीकॉम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना कहीं अकाउंटेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अकाउंट्स कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं जा रहा हूँ मार्केट में जॉब के लिए, तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी वैल्यू है ना, जिस हिसाब से मुझे काम आता है, मतलब वैसे मैं फ्रेशर हूँ बट जो चीजें मुझे इंटरनली आती है, मैंने कहीं काम नहीं किया बट स्टिल मुझे वो चीजें आती हैं, उस हिसाब से मार्केट में मुझे 30,000 रुपए महीने के मिल जाने चाहिए।
मैं मार्केट में जॉब सर्च करने के लिए आता हूं, लेकिन मेरी जैसी डेजिग्नेशन की जॉब मुझे मिल ही नहीं पा रही है, और अगर मिलती भी है तो मार्केट प्राइस जो 30,000 चल रहा है मुझे मिलती है 8,000 की, मुझे मिलती है 9,000 की, तो यानी मुझे मेरा मार्केट प्राइस नहीं मिल पा रहा। अगर मान लो मजबूरी के कारण मैं वो 8 और 9,000 का काम भी कर रहा हूं तो भी मैं एम्प्लॉयमेंट में कवर नहीं होता, ये बात दिमाग में बांध लो, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं अगर हम कोई काम करने लगे तो इट मींस एम्प्लॉयड हो गए। द आंसर इज नो। यही डिफरेंस होता है क्लास 12 में पढ़ने का और जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ते हो तो। देखो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हर चीज बड़ी डिटेल में और सही तरीके से बताई जाती है, और हमारी क्लास 12 में बड़ी ऊपर ऊपर से चीजें बताई जाती हैं। तो आप जिंदगी में भूलना मत ये चीज जो मैं अब आपको बताने वाला वो ये कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप काम कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिस लायक आप हो, क्या उस लायक आपको मार्केट प्राइस मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो इट मींस आप अनएम्प्लॉयड हो, सीधी बात। ठीक है, तो अब अगर मुझे 8-9,000 की जॉब मिल रही है, जबकि मेरी जो वैल्यू है मार्केट में वो 30,000 की है, बट मुझे 8-9,000 की जॉब मिल रही है, और अगर मैं 8-9,000 की जॉब कर रहा हूं, स्टिल आई एम गेटिंग अनएम्प्लॉयड। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वॉलंटरी अनवॉलंटरी, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप दिमाग में ये समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन काम करने लायक है, काम करना चाहता है और उसे मार्केट प्राइस नहीं मिलती है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और जिस इंसान को उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाती है वो हो जाता है एम्प्लॉयड। क्लियर है? जैसे कई सारे लोग 12th क्लास पास करके निकलते हैं, उनको पता है हमारी वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है, अभी हमने ग्रेजुएशन भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, स्टिल उन्हें 15,000 की जॉब मिले, वो खुश हो जाते हैं कि उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको जॉब मिल गई। इट मींस वो क्या है? एम्प्लॉयड है। क्लियर होगी बात? चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्कर कौन होता है। आखिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह चैप्टर हम पढ़े तो हमें इनिशियल चीजें पता होनी चाहिए। वर्कर कौन होता है? देखो वर्कर वो इंसान होता है जो व्यक्ति काम करना चाहता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को रन कर सके। एक बात बताओ, यहां पर आप लोगों के घर में आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? ताकि वो अपना घर चला पाए, ताकि वो अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरी कर पाए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को रन कर पाए, इस वजह से काम कर रहे हैं। तो हर वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं दैट इज वर्कर। देखो ईगो हर्ट मत कर लेना अपनी कि आप हमारे पापा को वर्कर बोल रहे हो। हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने घर के लोगों को वर्कर बोल रहा हूँ अगर वो काम कर रहे हैं। क्यों? वर्कर डजंट मीन कि वो एक लेबर है। वर्कर मीन्स हर वो व्यक्ति जो काम कर रहा है। मुकेश अंबानी इज ऑल्सो बी ए वर्कर, बिकॉज वो अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो इसे गलत ना समझना इस चीज को। अब इधर इट इज एन इंडिविजुअल। ये कौन होता है? इंडिविजुअल। हमें तो पता ही ना, हमें लग रहा था जानवर हुआ। क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन द सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ ना कुछ किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रहता है। मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिनसे आप पैसा कमाते हो। ठीक है, टू अर्न अ लिविंग, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर। वैसे हम आगे पढ़े बट अभी बता देता हूं, इसमें वो व्यक्ति भी इंक्लूड होते हैं जिनका खुद का काम धंधा चल रहा है, और वो व्यक्ति भी इंक्लूड होते हैं जो किसी दूसरे के काम धंधे में काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर कहीं पर काम कर रहा हूं यानी सैलरी बेस पर हूं तो मैं हायर्ड वर्कर कहलाऊंगा। मान लो मेरी खुद की एक दुकान है जिस पर मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं भी एक वर्कर हूं। यानी वर्कर में हर वो इंसान जुड़ जाता है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है, वो भी क्या है? एक वर्कर है। बोलो क्लियर हुआ? तो वर्कर कौन है? वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो काम कर रहा है अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जिसमें हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी इंक्लूड होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। ठीक है, बर्गर नहीं, वर्कर। ठीक है, आओ लेबर फोर्स क्या होता है दोस्तों? ये लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इनको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सारी बात तुरंत समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आओ इधर देखो, एग्जांपल कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में हमारे पास ये 5 लेबर हैं। कितने लेबर हैं? 5 लेबर हैं। ये पांचों लेबर जो है 6 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी 6 घंटे की, 6 घंटे की, 6 घंटे की, 6 घंटे की और 6 घंटे की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में अगर एक दिन में ये लोग 6-6 घंटे की शिफ्ट करेंगे तो हमारी इस फैक्ट्री के अंदर कितने लेबर की सप्लाई होगी? मतलब 6 लेबर है, नहीं 5 लेबर है, 5 लेबर है और 6 घंटे एक लेबर काम करता है, तो हमारे यहाँ पर कितने घंटे काम होगा एक दिन में? सर 30 घंटे काम होगा। अगर पांचों लेबर को हम लगा देंगे और हर लेबर 6-6 घंटे काम करेगा तो यानी हम एक फैक्ट्री में एक दिन में कितने घंटे काम करा सकते हैं? 30 आवर। इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मतलब मेरे पास कितने लेबर की सप्लाई है जो मैं एक दिन में करवा सकता हूं उनसे काम, तो मेरे पास कितनी है? 30 घंटे की। ये समझ आया? ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो। अब है हमारे पास जिसका नाम है लेबर फोर्स। अब ये लेबर फोर्स क्या होता है? देखो कुछ लेबर ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने लायक हैं और उन्हें मार्केट प्लेस पे काम मिल जाता है। ठीक है, ये मान के चलो ये हमारे पास 2 लेबर हैं जो काम करने लायक हैं, काम करना चाहते हैं और इन्हें काम मिल जाता है। ठीक है, ओके, कोई डाउट? प्लस कुछ ऐसे लेबर हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, लेकिन हमें काम नहीं मिल पा रहा हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग।
है ना। मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जिनको काम मिल गया, एक वो जिनको काम नहीं मिला। एक बात बताओ मोटा मोटी, क्या ये चारों काम करने लायक हैं? यस सर बिल्कुल है। क्या ये चारों काम करने के एबल वगैरह, उनके पास क्वालिटी वगैरह है? हाँ सब है, बस फर्क इतना है कि इनको मिल गया, इनको नहीं मिला। तो ऐसे दोनों लोगों को अगर हम जोड़ दें तो जो निकल के आती है दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। इसी को बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। यानी मेरे पास कितनी लेबर अवेलेबल है, वो जो काम करना चाहती है और काम दे दिया, और वो जो काम करना चाहती है बट काम नहीं मिला, बट स्टिल अगर हम चाहें तो उनको एम्प्लॉयड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लेबर फोर्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मेरे घर में 6 फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। कल को लड़ाई होगी, 6 के 6 आ जाएंगे। अब जिसमें 2 तो गुंडेगर्दी वाले हैं, कहते हैं कि भाई ऑन द स्पॉट जब भी बुलाएगा फोन करके बोल दियो, तुरंत आ जाएंगे। 4 ऐसे हैं जो ये बोलते नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि कल को और लड़ाई होगी तो ये शामिल हो जाएंगे उसमें। तो समझ लो कुछ ऐसे ही है। ये 2 लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं, ये 2 ऐसे जो काम अभी नहीं कर रहे, इनको मिल नहीं पा रहा काम। बट देखा जाए तो मेरे पास इतनी लेबर तो अवेलेबल है ना, कल को और मुझे काम की जरूरत पड़ी तो मैं इन 2 को बुला सकता हूँ जो लोग अभी खाली बैठे हुए हैं। तो इन टोटल को बोलते हैं लेबर फोर्स। मेरे पास इतनी लेबर फोर्स है, बट फर्क इतना है कि इसमें इतने वर्किंग है, इतने नॉन वर्किंग है, बट दोनों को जोड़ दो तो क्या रहता है? लेबर फोर्स आ जाता है। बोलो समझ आया? अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वर्क फोर्स। क्या होता है दोस्तों? वर्क फोर्स वो होता है कि इन लेबरों में से किन लेबरों को काम मिल गया, इनमें से कितने वर्कर्स को काम मिल गया। तो आप जानते हो इन 2 वर्कर्स को काम मिल गया था, तो इन्हीं 2 वर्कर को जिनको काम मिल गया था, इन्हीं को बोलते हैं वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। बोलो क्लियर हुआ? तो 3 टर्म आपको समझ आई। लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है और वर्क फोर्स क्या होता है। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे पास 1 घंटे में या 1 दिन में कितने लेबर जो है वो काम कर सकते हैं, कितने घंटे, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? कितनी लेबर हमारे पास है जो काम कर रहे हैं और काम नहीं करे, कल को और उन्हें फोन करके बुलाएं तो वो आ जाएंगे। ऐसे टोटल वर्कर को बोलते हैं लेबर फोर्स। बट उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। जैसे ये 2 लोग काम कर रहे थे, इनको बोलेंगे वर्क फोर्स। अब जरा पढ़ते हैं। यहां देखो लेबर फोर्स क्या लिखा है, ऑल दोस पर्सन हु आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क आर अवेलेबल फॉर वर्क। लेबर फोर्स का मतलब वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और अवेलेबल रहेंगे जब आप उन्हें बुलाओगे। तो वही लिखा है ऑल दोस पर्सन हु आर एबल, जो एबल है, काम करने लायक है और चाहते भी हैं, टू डू वर्क, आर अवेलेबल फॉर वर्क। अभी नहीं काम मिला नहीं मिला वो बात का मैटर है, बट हाँ अगर आप बोलोगे तो ये काम के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लेबर फोर्स, जिसमें क्या होता है? वर्किंग पर्सन आते हैं और अवेलेबल पर्सन आते हैं। अब क्या होता है, ये देखो ये 2 लोग काम कर रहे थे ना, इनको बोलते हैं वर्किंग पर्सन। ये 2 लोग अभी काम नहीं कर रहे ना, क्योंकि इन्हें काम नहीं दिया, बट अवेलेबल है, अगर मैं चाहूंगा तो इनसे काम करा सकता हूं, ये हो गए अवेलेबल। तो वही लिखा हुआ है कि वर्किंग पर्सन प्लस अवेलेबल पर्सन को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? लेबर फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? अगला वर्क फोर्स। ये वर्क फोर्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, ये जो 2 लोग जिनको काम मिल गया इसको बोलते हैं वर्क फोर्स। तो वही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को काम मिल गया है मार्केट प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। फिर आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अब सुनो मेरी बात, ये बताओ हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है? लेट सपोज 138 करोड़ है। तो हमने कहा भाई जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने कौन सा पढ़ रहे हैं? लेबर फोर्स। कितने लोगों को इनटू 100, मैं समझाता हूं अभी ये चीज क्या है। वैसे ये फॉर्मूला आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये देख लो, ये रहा फॉर्मूला। मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो नीचे लिख दो। उसमें से कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कितने लोगों को काम मिल गया, कितने लोगों को काम नहीं मिला, दोनों को जोड़ दो, जिसे बोलते हैं क्या? लेबर फोर्स। ठीक है, एक तरह से लेबर फोर्स का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम करना चाहते हैं उसकी रेशियो को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं काम करने के, उस रेशियो को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। मतलब लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? अब यहीं पर ना मैं आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये लेबर फोर्स आप देख रहे हो, है ना, ये वो लोग हैं जिनको काम मिल गया, जिसे वर्क फोर्स बोलते हैं, और ये 2 वो लोग हैं जिनको काम नहीं मिला बट काम तो करना चाहते हैं। तो जानते हो ये जो 2 लोग हैं ना, इन 2 लोगों को बोला जाता है अनएम्प्लॉयड। इन दोनों को क्या बोला जाता है? अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को रब करके फिर समझाता हूं। आपको नोट करना है ये एग्जांपल, वीडियो को यहीं पॉज कर लेना, नोट कर लेना, इतने वाले पार्ट को और करना चाहता हूं। तो मैं फिलहाल इसको रब करके आपको ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता हूं क्या है। सुनो
देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि भाई हमारे पास एक लेबर फोर्स नाम की चीज़ होती है। आपने पढ़ा अभी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, वो लेबर जिनको काम मिल गया, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। और कुछ वो लेबर है जिनको काम नहीं मिला बट वो अवेलेबल है, कल को कहोगे तो आ जाएंगे, जिसे बोलते हैं अवेलेबल फोर्स। ठीक है, ये बताओ हमारे पास टोटल 100 लोग हैं जिसमें से 20 लोगों को काम मिल गया, 80 लोग बस अवेलेबल हैं बट अभी मिला नहीं है। तो ये जो अवेलेबल फोर्स होता है ना, बट काम तो नहीं मिला ना, इसी को हम अपने पास बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। भाई अभी मैंने आपको स्टार्टिंग क्या कराया था, यही तो बताया था अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क एंड एबल टू डू वर्क बट ही विल नॉट गेट वर्क ऑन द मार्केट प्राइस, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर दोज पर्सन हु आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की ना फॉर्मूला बन गया, क्या बना, अनएम्प्लॉयमेंट यही रखो, अनएम्प्लॉयमेंट यही रखो, लेबर फोर्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वर्क फोर्स। यानी अगर कल को टेक्निकल भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पूछा है तो आप क्या बोलोगे, एक तो आप यही बोलोगे सिंपल सा, व्हेन अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क बट ही विल नॉट गेट वर्क ऑन द मार्केट प्राइस, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बट दूसरे टेक्निकल शब्दों में क्या बोलोगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंस ऑफ लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। मतलब देखो कितना टेक्निकल लग रहा था लेकिन रियलिटी में कितना ईजी है, आई बात समझे। तो ये चीज़ और नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हमारे चैप्टर में यही चीज़ अभी डिस्कस होने वाली पूरा। चलिए सर आगे चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ये पढ़ा था लेबर फोर्स, इसी तरह होता है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोग हमारी पॉपुलेशन में वर्क हैं जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट सपोज मैं ये बोलता हूँ हमारी इंडिया की 138 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें से मान लो 135 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं यानी वर्क फोर्स हैं, तो इसका मतलब हमारी इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि जो लोग हैं वो सभी लोग काम करना चाहते हैं। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो जो हमारी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है या जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है जिस देश की जनता जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है ना, वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप होता है। मैं चाइना का एग्जांपल लेता हूँ, वैसे तो कोरोना वायरस में वुहान शहर के बारे में बहुत कुछ बोला गया, चाइना से बहुत हमारी गहरी दुश्मनी हो गई है, बट चलो अपने एग्जांपल में समझने के लिए जो चीज़ जहाँ फिट होती है वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना, दुश्मनी साइड करके। चाइना के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, वो हर पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो काम धंधा करना चाहते हैं। चाइना के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के अंदर एक आपको फैक्ट्री मिलेगी, हर घर के अंदर, हर घर के अंदर मिलेगी। ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग के नॉर्मली घर होते हैं वैसे ही चाइना के घरों के अंदर कोई ना कोई काम चल रहा होता है। कोई टीवी के रिमोट बना रहा होता है, कोई सेल बना रहा होता है, कोई आईफोन को जोड़ रहा होता है, मतलब हर घर में फैक्ट्री चल रही होती है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि उस देश की जनता काम करना चाहती है। और हमारी देश की जनता क्या चाहती है कि कौन बने करोड़पति में आके 1 करोड़ जीतेंगे और बाद में आराम से सोएंगे और लुटाएंगे पैसे। बट वहां ऐसा नहीं है, वहां के करोड़पति लोग पूरे टाइम काम करते रहते, खाली कभी नहीं बैठते, क्योंकि कहते हैं कि जब हमें भगवान ने हाथ पैर दिए तो उसका इस्तेमाल किया जाए, ना कि खाली बैठ के जंग लगाया जाए। बात भी बिल्कुल सही है। बट हमारी इंडिया में क्या है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो हम थोड़े से कहते हैं कि भाई आप काम धंधा छोड़ो, अब आराम से बैठ के खाएंगे। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। बट चाइना की अगर मैं बात करूँ, चाइना के अंदर तो वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी जितनी पॉपुलेशन है उसका बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है वो वर्क करना चाहता है। बट हमारे इंडिया में अगर आप देखो ना, 138 करोड़ की आबादी है तो सिर्फ 38% लोग ही काम करना चाहते हैं, बाकी सब लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी जो जीडीपी है वो चाइना के कंपेरिजन बहुत पीछे है। तो वही फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, हायर द रेशियो इंडिकेट गुड इंडिकेटर। अभी मैंने आपको बताया ये रेशियो जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा बेटर होगी, मतलब जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। नंबर 3, फॉर एवरी 100 पीपल 38.6 आर वर्क इन इंडिया। ये देखो मैंने बोला था ना अभी कि हर 100 लोगों में से सिर्फ 38 लोग काम करना चाहते हैं, बाकी सब बैठ के आराम से सोट्टे लगाना चाहते हैं, मतलब कहने का आराम फरमाना चाहते हैं। Number 4, the worker population ratio indicate the status of worker in the society and their working condition. Working population ratio हर देश की ये बताती है कि कितने लोग वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वर्कर कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज। और ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना की जीडीपी क्यों इतनी ज्यादा है, अमेरिका की जीडीपी इतनी ज्यादा क्यों है, यूके की, ब्रिटेन की, इनकी जीडीपी इतनी ज्यादा क्यों? बिकॉज इनके यहाँ जो पॉपुलेशन है ना वो काम करना चाहती है। वहां के स्टूडेंट लोग भी काम करते हैं, आप जानते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि मेरा अपना एक स्टूडेंट है जो यूएस में गया है और वो यूएस में ग्रेजुएशन कर रहा है, वहाँ पे एक्चुअल साइंस कर रहा है। हो सकता है आपने पिछली वीडियो में मुझसे एक बार और ये बात सुनी है।
वो मुझे बताता है कि अभी उसे 1 साल हुए वहाँ पर एक्चुअल साइंस करते हुए। एक्चुअल साइंस जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स होती है, वहाँ पे एक्चुअल साइंस बोली जाती है। वहाँ पे वो ये कोर्स कर रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और जानते हो 6 महीने बाद ही उसने जॉब ले ली वहाँ पे। साथ में वो अर्निंग भी कर रहा है और अपना खर्चा भी चला रहा है। खर्चा चलाने के बावजूद भी इतनी सेविंग हो जाती है। सोचो वहाँ का एक स्टूडेंट जो पढ़ने गया है वो पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है, इससे उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा होगा। सोचो इससे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। हम लोगों में क्या है कि हम जैसे स्टूडेंट पहले सोचते हैं कि नहीं भाई अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, अभी तो खुल्लम मौज करेंगे, इसके बाद देखेंगे जब डंडा पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये फर्क है दोनों देशों में, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज समझ आई, साइड हो, नोट करो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो ये लो। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर पीछे से कोई ऐसी वॉइस आपको आ रही है गाने की, तो उसको थोड़ा अवॉइड करके चलना। हमारे घर के बगल में कहीं कीर्तन वगैरह कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो वॉइस हो सकती है आ जाए। मैं चाहूँ तो अभी वीडियो रोक कर बाद में बना सकता हूँ, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं कि वो 6 बजे तक शाम को चलाएं, तो बहुत मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो फिर भी कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ बाहर की नॉइज़ को अवॉइड करते हुए चलना, ठीक है। और मैं खूब तेज़ी से चिल्लाऊंगा जिससे आपको मेरी ही आवाज़ आए, पीछे वाली आवाज़ को मैं दबा दूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। बट कहीं अगर 1-2 सेकंड का पॉज आ जाता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। आ जाओ इधर। यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। दोस्तों मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, और अगर हमें मार्केट प्राइस पे काम मिल जाता है तो इट मीन्स हम क्या हो जाता है, एम्प्लॉयड हो जाता है। और अगर हमें काम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता तो इट मीन्स हम क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। पढ़ के देखते हैं। वही लिखा है, अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क। जब एक पर्सन काम करना चाहता है और काम करने लायक है, एंड गेटिंग द वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, ये एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और उसे एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर काम मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे आप देख सकते हो मुझे, मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहा हूँ कि मेरे अंडर में कोई भी नहीं है, मतलब मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप ही अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, अपने सी का कोर्स करने के बाद वो किसी फर्म में काम नहीं करते बल्कि खुद की एक फर्म खोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ हमने भी किया हुआ है, तो हम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। हमें किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमने खुद का काम धंधा स्टार्ट किया। मान लो अगर मैंने एक शॉप खोल ली तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊंगा। मान लो मैंने अपना कोई रेडी भी खोल ली तो भी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कवर हो जाऊंगा। मतलब मेरे ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, मेरा जब मन करेगा मैं काम करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है आपके घर में भी आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, तो दैट मीन्स वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो अब एम्प्लॉयमेंट हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, अ वर्कर यूज हिज ऑन रिसोर्सेज टू मेकिंग अ लिविंग। अबाउट 52% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। क्या लिखा है, एक ऐसा वर्कर जो अपने खुद के रिसोर्सेज लगा के उससे काम धंधा स्टार्ट करता है। दोस्तों हमारे यहाँ की जो वर्कफोर्स है उसका 52% जो है वो लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। किसका, वर्कफोर्स का, टोटल पॉपुलेशन का नहीं। जैसे हमारे शॉपकीपर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो किसमें कवर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड में कवर होता है। क्लियर हुआ। चलो फिर हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे जो नए नए यंगस्टर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, किसी के अंडर में रह के जॉब करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं। कई सारे डॉक्टर्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो सारे क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट है। अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल ले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। डॉक्टर खुद का क्लिनिक नहीं खोल पा रहा, वो किसी हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट। जो एक टर्म्स एंड कंडीशन, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आना है या इतने पेशेंट देखे आपको इतनी वेज मिलेगी, वो सारी चीजें। तो वही लिखा हुआ है, अ वर्कर सेल हिज सर्विसेज। एक ऐसा वर्कर जो अपनी सर्विसेज को बेचता है, ध्यान देना, अपनी सर्विसेज को बेचता है, फॉर गेटिंग वेज एंड सैलरी, और बदले में उसको वेज या फिर सैलरी मिल जाती है। ऐसे वेज को कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय ऑफ अ फैक्ट्री या डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, बोलो क्लियर। अच्छा, डॉक्टर इन अ क्लिनिक किस में आ जाएगा, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप से होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक वेज एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 2 एम्प्लॉयमेंट आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 2 टाइप की एम्प्लॉयमेंट आती है, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। क्या क्या आते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। दोस्तों जब आप कभी भी जॉब करोगे ना, यानी आप किस में कवर होगे, वेज एम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें क्या होगा ना, कुछ होता है परमानेंट एम्प्लॉय, कुछ होता है टेम्परेरी एम्प्लॉय। एक बात बताओ, अगर एक फैक्ट्री के अंदर बार बार मशीन खराब होती है तो उस केस में क्या होता है कि हम एक लेबर हायर कर लेते हैं और परमानेंट उसे रख देते हैं कि जब जब मशीन खराब होगी तुम उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाके उसको ठीक कर देना। यानी वो किस में आ जाएगा, रेगुलर वर्कर में आ जाएगा। वैसे तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, और वेज एम्प्लॉयमेंट भी किस में आ जाएगा, रेगुलर वर्कर में। लेकिन कभी कभी ट्यूबलाइट खराब हो गई या मान लो बल्ब की फिटिंग खराब हो गई, क्या ऐसे में हम लेबर को हमेशा अपने पास रखते हैं, नहीं, हम इलेक्ट्रीशियन को बुला के लेकर आते हैं। तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन आया जिसने 1 दिन 2 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। वो कैसा वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, जो कि वहां का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, बट उसे काम के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाती है, 1 दिन 2 दिन जैसे दिहाड़ी पे और होती है ना, उससे बोलते हैं कैजुअल वर्कर। मैं पूरी लाइन रिपीट करूंगा,
देखो एम्प्लॉयमेंट होती है, एक इंसान जो काम करना चाहता है, काम करने लायक और उसे मार्केट प्राइस पे काम मिल जाए, जो दो पार्ट में डिवाइड होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपना खुद का बिजनेस करता है, और वेज एम्प्लॉयमेंट जो दूसरे के अंडर में रहकर काम करता है। जब एक इंसान वेज एम्प्लॉयमेंट कर होता है तो उसके दो पार्ट में डिवाइड फर्दर किया जाता है, रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। पढ़ते हैं रेगुलर वर्कर। वर्कर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, ये वो वर्कर होते हैं जो परमानेंट बेस पर हायर किए जाते हैं एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अच्छा सर ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या होता है बताना? हाँ देखो मैं बता दूं। इसका मतलब होता है जैसे आपका पीएफ कटता है, ईएसआई का पैसा कटता है। अभी क्या होता है ना, पीएफ का पैसा कटता है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्या होता है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए। आपने कई बार सुना होगा कि पीएफ का पैसा रिटायरमेंट में मिल रहा है और खूब ग्रैंड पार्टी की उन्होंने, तो ऐसा क्या होता है कि उन्हें इतना पैसा बल्कि मिल जाता है? मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो 50,000 का 12%, 50,000 का 12% होता है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एक गुल्लक में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। 50,000 रुपये की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, काट के मिलेगी। 50,000 में से 6,000 रुपये काट लेंगे वो, और कितने बचे? 44,000 आपको दे देंगे। 6,000 रुपये उस गुल्लक में डालते रहेंगे, वो भी हर महीने। और जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब आपकी सैलरी से 6,000 काट के गुल्लक में डाल दिए, एम्प्लॉयर भी उतने ही रुपए इक्वल अमाउंट का उस गुल्लक में डालेगा आपके लिए। अब जो वो गुल्लक है ना, उस गुल्लक में हर महीने कितने रुपए आ रहे हैं? 12,000 रुपये। आपके 6,000 रुपये, एम्प्लॉयर भी आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, 6,000 12,000 हो गए। ये तरह की एक सेविंग हो गई। अब ये एक महीने की है, सोचो एक साल में 12 महीने हो गए, तो 12 महीने और इंटू 12,000 कर दो, कितने हो? 1,44,000 रुपये। यानी आपको पता भी नहीं चला, एक साल में आपके 1,44,000 हो गए। यही जब 10 साल आप जॉब करते हो तो आपके होते हैं 14,40,000 रुपये। 20 साल करोगे उसका डबल हो जाएगा, 29 लाख समथिंग। तो जब रिटायरमेंट होती है वो पैसा आपको मिलता है। यानी कि जितने भी परमानेंट यानी रेगुलर वर्कर होते हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपका पीएफ मैंने भी बताया, इसी तरह ईएसआई का भी होता है, ग्रेच्युटी फंड होता है, पेंशन फंड होता है, एन्युटी फंड होते हैं। ये कई टाइप के फंड्स होते हैं जिनको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या ये मैं अपने यहाँ के इलेक्ट्रिशियन को दूंगा जो 1-2 दिन आता है काम करने साल में? नहीं, ये मैं रेगुलर वर्कर को दूंगा। तो कहा जाता है कि रेगुलर वर्कर वो हायर्ड वर्कर होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और हम इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। जस्ट 18% ऑफ वर्कफोर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेगुलर वर्कर होते हैं। कितने होते हैं? 18% रेगुलर वर्कर होते हैं। जैसे टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर इन हॉस्पिटल, ये हमारे रेगुलर वर्कर हो गए। बात करते हैं कैजुअल वर्कर की। कैजुअल वर्कर में क्या होता है? हु आर कैजुअली इंगेज्ड। ये कैजुअली का मतलब होता है कभी कभार लगाए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर लगाए जाते हैं, अदरवाइज ऑफ सीजन में ये बाहर रहते हैं। और नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, ये कभी भी परमानेंट बेस पर हायर नहीं किए जाते। आज जो झाड़ू लगाने के लिए आ रहा है, हो सकता है 1-2 दिन वो है, 3 दिन कोई दूसरा हम हायर कर ले, तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं, इसीलिए परमानेंट नहीं होते। इनको हम कैजुअल वर्कर बोलते हैं। बेसिस एंड नॉट गेटिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते इसलिए इन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब इनका ईएसआई, पीएफ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये 30% ऑफ द वर्कफोर्स होता है। कितने? 30%। रेट याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अभी क्या समझा? आपने ये सीखा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ होती है जहां पर एक इंसान काम करना चाहता है, काम करने लायक, और उसे मार्केट प्राइस पे काम मिल जाता है। इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा हायर्ड वर्कर और एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो खुद का काम करता है, हायर्ड वो होता है जो दूसरे के अंडर में रहकर काम करता है। जब दूसरे अंडर में रहकर काम करता है तो उसको फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैजुअल वर्कर और कौन सा? आपका रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर वो जो रेगुलरली काम करता है उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी बेनिफिट मिलता है, और कैजुअल वर्कर वो होते हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है और वो परमानेंट बेस पर भी नहीं होते। बोलो ये वाला पार्ट समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं इधर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है जॉबलेस ग्रोथ। ये जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो इकोनॉमी जो है ना, आज मान लो इंडिया का जो जीडीपी है वो 4.7 है, कुछ टाइम बाद 5.2 हो जाएगा, कुछ टाइम बाद 6.8 हो जाएगा, कुछ टाइम बाद 10.1 हो जाएगा। यानी आपको नजर आ रहा है कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो हो रहा है, लेकिन जॉब में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ओवरऑल ग्रोथ तो हो रही है बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसको समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल सुनो क्या है। जैसे मान लो आपके घर के अंदर ये हो आप, ये आपके पापा और ये आपकी मम्मी, आप तीनों लोग वर्किंग हो। ये है आपकी सैलरी 20,000 रुपये, पापा की सैलरी 50,000 रुपये और मॉम की सैलरी मान लो 60,000 रुपये। ये बताओ घर में टोटल इनकम कितनी आ रही है एक महीने में? तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रही है 1,30,000 रुपये। बोलो ये समझ आया? हाँ सर, 1,30,000 रुपये हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी रीज़न से आपकी जॉब छूट जाती है, आपकी जॉब छूट जाती है, बट आपके पापा की सैलरी बढ़कर 90,000 रुपये हो जाती है
मम्मी की सैलरी उतनी की उतनी है, तो अब घर में कितना पैसा आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे घर में जो पैसा पहले 1,30,000 आ रहा था वो अब कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ओवरऑल तो ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन इंटरनली देखें तो एक बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया, दूसरे की सैलरी बढ़ गई, वो बात अलग है। ओवरऑल देखने से नजर आ रही पिक्चर की देखो कितना ग्रोथ हुआ है, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो ग्रोथ नहीं हुआ। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा जॉबलेस ग्रोथ। अब आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी तो ग्रो अप कर रही है, इकोनॉमी तो ग्रो अप कर रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है। मतलब हम प्रोडक्शन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उतने ही एम्प्लॉय से प्रोडक्शन करवा रहे हैं जितने पहले थे, कोई नई हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, तो सुनो, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, वो उतनी की उतनी है, उससे भी कम हो रही है, वो नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है, लेकिन जॉब्स बढ़ रही है? द आंसर इज नो। एसएससी सीजीएल में तो और भी ज्यादा। कल ही की न्यूज आई थी कि उन्होंने अपनी सारी की सारी सीटें वैकेंसीज कम कर दी। जो कभी किसी टाइम पे 23,000 24,000 वैकेंसीज होती थी, अब वो देखा जाए तो सिर्फ 2,300 वैकेंसीज है। 2,1200 वैकेंसी, उनमें भी रिजर्वेशन कोटा है। तो इतना सब कुछ कर दिया कि जॉब मिल ही नहीं पा रही है, आज की डेट में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, अब देखो, When the economy is able to produce more goods and services, जब एक इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना लेती है विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती है, सिर्फ ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारे दिल्ली में जो मेरे घर के पास बिल्कुल जैसे 100 मीटर की दूरी पर ही हमारे मेट्रो स्टेशन है, वो है मजेंटा लाइन का। मजेंटा लाइन है, उस मजेंटा लाइन में कल ही एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि कल जो मेट्रो चली है और जो आज की डेट में भी वो चल रही है, वो ड्राइवर लेस मेट्रो चल रही है। मतलब उसमें ड्राइवर नहीं है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। वैसे भी हमारी जो मजेंटा लाइन है वो भी लेटेस्ट अभी बनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई गई कि बिना ड्राइवर के वो चलाई जा सके। तो कल उसका ट्रायल लिया गया और कल उसको सक्सेसफुली बिना ड्राइवर के चलाया भी गया। उसमें मैंने भी खुद भी ट्रैवल किया बिना ड्राइवर के, बहुत बड़ी एकदम उम्दा क्वालिटी। एक बात बताओ, ग्रोथ हुई? यस हुई, बट एक नज़रिए सोचो, जो व्यक्ति उसको चला रहा था वो तो निकल गया। एक एम्प्लॉय की हायरिंग तो कम हो गई, एक नहीं बल्कि कई सारे एम्प्लॉय जो ड्राइवर लोग थे उनकी हायरिंग बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब वही सारा काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर है। माना कि कंप्यूटर के लिए भी ऑपरेटर की जरूरत है, लेकिन वो 10 कंप्यूटर पे एक ऑपरेटर की जरूरत है जो 10 मेट्रो चला रही है। लेकिन 10 मेट्रो चलाने 10 ड्राइवर की जरूरत होती, तो 10 के अब काम कौन कर रहा है? एक। तो 9 क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। ग्रोथ नजर आ रही है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नजर आ रही है, ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि जॉब और चली गई। दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। लिख सकते हो आप मजेंटा लाइन इन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ी एग्जांपल है इसके लिए। ठीक है, नोट देखो, ड्यूरिंग 1950 से 2010, मैं क्या बोलूँ, 1950 से लेकर 2010 में जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रो अप पॉजिटिवली। हाँ, हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो अप करता गया पॉजिटिव में, एंड वॉज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। मतलब क्या? मतलब ये कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी होगी और जीडीपी इतनी बड़ी होगी। मतलब जीडीपी जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, बल्कि कम रेट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो कि सही बात नहीं है। इसके बाद क्या है? द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव ऑलवेज एम टू रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। वो कह रहे हैं कि कई सारी जो डेवलप कंट्रीज होती है उनकी स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से हम अपने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है उसको कम करें। मतलब ये कि हम अपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा भी होगा, हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम ये चाहते हैं जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से जो जीडीपी है वो ज़्यादा बनकर आती है, एग्रीकल्चर से थोड़ी कम जीडीपी बनती है। तो वही बड़ी बड़ी कंट्रियाँ यही करती है कि एग्रीकल्चर पे फोकस कम करती है, इंडस्ट्रीज पे फोकस ज़्यादा करती है। कुछ यही कॉन्सेप्ट हमारी इंडिया ने भी चलाए, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई। वैसे अभी हम पढ़ेंगे क्यों बढ़ी। ठीक है, तो ये समझ आए 2 नोट, कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे? यस सर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाते हैं आप लोगों के लिए। सुनो ध्यान से, क्या होते हैं फॉर्मल सेक्टर? वो सेक्टर होते हैं जो इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर रन कर रही है। जब पब्लिक सेक्टर किसी सेक्टर को रन करती है उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के भी बेनिफिट मिल जाते हैं, कई सारे लेबर लॉज होते हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दिस ऑल सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। पढ़ो जरा, फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज, देखो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक एंटरप्राइज है। क्या है? ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट भी है, विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक है या प्राइवेट है और उसके अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है, तो उसके ऊपर कई सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, हमारे यहाँ पर जो पूरा सेटअप है, इसमें सेटअप में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। एक वो जो एडिटिंग करते हैं, एक वो जो हमारे यहाँ कैमरा संभालते हैं, और तीसरे वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, जैसे फोन
व्हाट्सएप चलाना, हमारा पूरा व्हाट्सएप वही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी वही कंट्रोल करते हैं। मेरा काम पढ़ाने का, मेरे अलावा यहाँ पर 3 लोग और हैं। अब मेरी बात को समझो, हम 4 लोग हैं, क्या मेरे ऊपर लेबर लॉज लगेंगे? लेबर लॉज मतलब क्या मुझे इनको जब मैं सैलरी देता हूँ तो क्या ये हंसने भी लगे, तो क्या मैं जब इन लोगों को सैलरी देता हूँ क्या मैं ईएसआई का पैसा काटता हूँ? द आंसर इज नो। क्या मैं इनका कोई पीएफ देता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज मेरे ऊपर कोई लेबर लॉस नहीं लगे, जितना मेरा मन करता है उतना देता हूँ। मतलब एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं लगते मेरे ऊपर लेबर लॉस, बिकॉज मेरी कोई ये ना तो फर्म है ना कोई इतना बड़ा स्केल है। बड़ा स्केल गवर्नमेंट की नजरों में तब होता है जब आपके यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। तो यानी कि मेरी जो एंटरप्राइज है वो फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल एंटरप्राइज है। इस वजह से मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन 10 या 10 से ज्यादा हो जाएंगे मेरे पर लेबर लॉस लगने शुरू हो जाएंगे कि लेबर लॉ के अंदर लिखी हुई सैलरी ही मुझे उन्हें मिनिमम देनी पड़ेगी, मैक्सिमम तो दे दूं और अच्छी बात है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी देना पड़ेगा, पीएफ देना पड़ेगा, ईएसआई वगैरह सब कुछ काटना पड़ेगा। तो अब सुनो, तो फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? वो पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज जिनमें काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। ये हमारे पर हायर्ड वर्कर 7% लोग यहाँ पर काम करते हैं। दे, और इसके सबसे बड़े फीचर क्या है? दे एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, इसमें लेबर लॉज जो है वो काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ये वो सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं जिनमें 10 से भी कम लोग काम करते हैं। कितने? 10 से भी कम लोग काम करते हैं। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, हमारे 10 लोग नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं और मुझे मिला दो 4 लोग हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे फार्मर्स हो गया, लेबर हो गया, कोई ऑनर हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें 10 से भी कम लेबर होते हैं। इस वजह से 90% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। देखो 7% इनमें पाया जाता है और 10% इनफॉर्मल। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने क्या पढ़ा? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल पे एक शॉर्ट नोट आपके लिए आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आना। बड़ा सिंपल है, 10 से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो फॉर्मल सेक्टर, उनको हमें सारे बेनिफिट देने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने लॉज में लिखे हुए हैं। और इनफॉर्मल वो जिसमें 10 से लोग कम काम करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर लॉ अप्लाई नहीं करवाती है, वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसकी कितनी कितनी वैरायटीज होती हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन करेंगे हम इस स्लाइड के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, बट उसे मार्केट प्राइस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर उसे कोई भी नहीं रखता है, तब वो हो जाता है अनएम्प्लॉयड। बोलो क्लियर है? तो वही बात लिखी हुई है, इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क बट नॉट गेट वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। यानी उसे काम नहीं मिल पाता एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो क्या हो जाता है? वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। अब बात उठती है कि अगर आप लोगों को ये जानकारी लेनी है कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी चल रही है, क्या रेट है, कितनी अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, कितनी रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अगर इस पूरी चीज को अगर आपको ढूंढना हो तो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से आपको ये चीजें मिल सकती हैं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आज तक नहीं बना और जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी रिसेंटली इंसर्ट की गई 12th क्लास में। तो फर्स्ट टाइम तो पेपर बहुत इजी बनाया गया था क्योंकि नई नई इंडियन इकोनॉमी थी, बच्चों को भी और टीचर को भी नहीं पता था क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सोर्स पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए बी वेयर। ठीक है, तो हेडिंग हमारी सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। जैसे पहला सोर्स है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में पॉपुलेशन निकालने का काम करती है, वो हमारे पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी कलेक्ट करती है। नंबर 2 नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा कौन बताएगा? ये एक और काम करती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देखते हैं कमेंट में कौन इसका सही आंसर दिया, और जिस व्यक्ति ने इसका सही आंसर दिया उसे मेरी तरफ से 11 रुपए का पेटीएम है। बस अपना मोबाइल नंबर भी साथ में लिख दिया, आंसर के साथ 11 रुपए का पेटीएम उसको मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे ही आंसर दोगे 1 घंटे के अंदर, कोशिश होगा ऑन द स्पॉट ही दे दूं, बट 1 घंटे का टाइम तो मुझे चाहिए चाहिए। तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन मेरा ये है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक काम और करता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कौन बताएगा? देखते हैं। तो मैं बता दूं ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। नंबर 3 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये जो है ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करते हैं कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें। नाउ द पॉइंट इज कि कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो 2 टाइप की होती है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई गांव में है तो रूरल है, शहर में है तो अर्बन है। अब क्या है उसके अंदर फर्दर डिवीजन है। रूरल एम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरा डिटेल में पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया था। कमेंट करके बताओ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है। देखो
एक हमारे पास बड़ी सी लैंड है, उस पर 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 किसान भाई काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जब वो 2 लोग काम करते हैं तो उस लैंड से आउटपुट जो निकलता है, मान लो वो 1 लाख यूनिट है। कितना है? 1 लाख यूनिट है। अब मान के चलो उनके खुद के जो बच्चे हैं, अगर वो भी फार्मिंग सेम फील्ड पे करने लग जाए, उसी फील्ड पे जहां पहले 2 लोग काम करते थे, अब उसके 3 बच्चे भी काम करने लग जाए, तो भी आउटपुट 1 ही लाख यूनिट निकल रहा है, क्योंकि उस लैंड की जो कैपेसिटी है, हम उस पूरी कैपेसिटी का यूज करके 1 लाख यूनिट बना पा रहे हैं। और 1 लाख यूनिट कितने लोग कर सकते हैं? 2 लोग। अब उस पर 5 लोग करेंगे तो भी 1 लाख यूनिट आएगा, 10 लोग काम करेंगे तो भी 1 लाख यूनिट आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप जानते हैं गाँव के अंदर क्या होता है, फैमिली का एक प्रेशर होता है कि जो आपके पास लैंड है उसी के ऊपर आपको काम धंधा करना है, अगर कोई काम आपको बाहर नहीं मिल पाता। तो ऐसे में एग्रीकल्चर पर हर बंदा क्या होता है, डिपेंड हो जाता है। उतनी ही फील्ड है, आउटपुट उतना ही निकलना है, लेकिन पहले 2 लोग काम करते थे, अब 3 करने लगे, 3 से 4 करने लगे, तो वही डिवीजन 4 लोगों में हुए, फिर 5 में हुए, फिर 6 में हुए। तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैली, उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि एक लैंड पे जितना आउटपुट निकल रहा है, सेम आउटपुट निकलेगा अगर 3 लोग भी काम करेंगे, सेम आउटपुट निकलेगा अगर 4 लोग भी काम करेंगे। तो जब सेम आउटपुट निकलेगा, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी ना। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पढ़ के देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन द जॉब इज मच मोर देन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत 2 की है, काम 5 कर रहे हैं, आउटपुट उतना ही निकल रहा है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जैसे मान लो अगर मेरे यहाँ पर शुगर कैन की खेती होती है, तो शुगर कैन की खेती पूरे साल भर नहीं होती है, कुछ सिलेक्टिव 4 से 6 महीने में होती है, बाकी 6 महीने खाली बैठा हूँ। आपने देखा होगा जो गन्ने की जूस की दुकान होती है, अगर मैं गन्ने की जूस की दुकान खोल के बैठता हूँ तो गर्मियों में तो अच्छी चल जाती है, सर्दियों में नहीं चलती है, सीजनल काम है। जैसे एसी रिपेयर की बात करते हैं, एसी रिपेयरिंग का जो काम होता है वो गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता, ऑफ सीजन होता है, काम नहीं होता, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं वो लोग। तो ऐसे ही गाँव में भी होता है, गाँव के अंदर जो खेती की जाती है वो सीजनल खेती होती है, सीजन के हिसाब से खेती कहती है, रबी और खरीफ फसल, पता होगा ना आप लोगों को। तो उसके अंदर बाकी टाइम में क्या होगा, खाली बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग ऑफ सीजन द फार्म वर्कर आर आउट ऑफ जॉब। जब ऑफ सीजन होता है तो वो बिल्कुल जॉब से बिल्कुल बाहर निकले होते हैं। ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट तो जो शहरों में पाई जाती है ज्यादातर, ऐसा नहीं ये गांव में नहीं पाई जा सकती, गांव में भी हो सकती है, बट गांव में बहुत ही कम होता है, रेयर चांस होता है कि इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हो। शहर के अंदर सबसे पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कि इंडस्ट्रीज हैं, उसमें काम करने के लिए लोगों की डिमांड नहीं है, बट लोगों की सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, नई नई चीजें इनोवेट होती रहती हैं, तो ऐसे में नए नए लोग रखे जाते हैं, नई नई स्किल्स के लोग रखे जाते हैं, जो नए नए ग्रेजुएट्स हुए हैं उनको रखा जाता है, पुराने लोगों को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आज के डेट में कई सारे लोग एमबीए पढ़े लिखे हैं, एमबीए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एलएलबी, पता नहीं कितनी सारी चीजें कर रखे हैं, बावजूद जिसको उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में ये बहुत ज्यादा, ये प्रेशर कोरोना वायरस के बाद से तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नंबर 3, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें एक इंसान कहता है कि भैया मुझे काम दे दो, चाहे कितने भी रेट ले लो। जैसे मान लो कोई बंदा एमबीए करके घूम रहा है, वो कहता है मुझे साफ सफाई का ही काम दे दो, बट दे दो काम, लेकिन उसे वो भी काम नहीं मिल रहा। दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जॉब चाहिए, मेरा ड्रीम जॉब कुछ और है, मेरी एजुकेशन कुछ और है, बट मैं काम जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। ऐसे में क्या होता है कि मैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जाता हूँ कि मुझे वो काम भी नहीं मिला, एटलीस्ट कुछ रुपए तो आ जाए। मैं चाहता हूँ कोई भी काम दो लेकिन पैसा आना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो क्या होता है, इंडस्ट्रीज में डिमांड का जो पैटर्न है वो बार बार चेंज होता रहता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ टेलीविजन, पहले आप लोगों के घर में डब्बा टीवी होगी, हमारे यहाँ भी है, ठीक है। तो वो जो डब्बा टीवी होते हैं, डब्बे की तरह बड़ी सी, जैसे आप देख लो ना, कि मैं कैसे बताऊँ, जैसे मान के चलो ये आप देख रहे हो इस टाइप की बड़ी सी टीवी होती थी जिसे हम डब्बा टीवी कहते हैं। मैं उठा के दिखा नहीं सकता, यहीं रखी हुई है वो। अब जो डब्बा टीवी होती है, बड़ा सा साइज होता है उसका, आपने देखा होगा। आजकल तो एलसीडी सीधी सी चलती है, पहले डब्बा टीवी वगैरह चलती थी। अब क्या होता है ना, जो उनकी रिपेयरिंग करते थे डब्बा टीवी की, अब क्या वो एलईडी या एलसीडी की रिपेयरिंग कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने अपने यहाँ देखो कई सारे रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं जो पुरानी टीवी सही कर देते हैं, नई नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो ऐसे में वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसको बोलते हैं अपने पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, डिमांड के पैटर्न में चेंज आता है, जिसके चलते हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब एक बात हो, ई रिक्शा की डिमांड आजकल ज्यादा है। पैडल वाले रिक्शा पे कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो टाइम लगाएगा,
जिसके पास पैडल वाला रिक्शा वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि डिमांड के पैटर्न में चेंज आएगा, हर कोई ई रिक्शा पे जाना पसंद करता है। समझ आई बात। फिर आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल ये आपके दोस्त लोग करवा देते हैं। कैसे, जैसे एक दोस्त ने कहा कि यार तू कहाँ जॉब करता है, उसने कहा मैं यहाँ जॉब करता हूँ। उसने कहा पागल है क्या, यहाँ मत कर, मैं तुझे बहुत बढ़िया जॉब लगवाता हूँ। कुछ टाइम बाद वो अपनी जॉब वहाँ से छोड़कर अपने दोस्त के पास आता है, यार तू कौन सी बोल रहा था जॉब लगवाने के लिए। वो कहता है यार अब तो नहीं लग पाएगी, अभी टाइम लगेगा। जब आप एक जॉब को छोड़ते हो तो दूसरी जॉब आपको तुरंत नहीं मिलती, कुछ टाइम लग जाता है, 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन, जितने भी दिन लगते हैं जो आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन मतलब आपने इधर से उधर मूव किया, तो मूव करते रहें तुरंत के तुरंत जॉब मिल जाए, इट्स नथिंग, इट्स नॉट बी पॉसिबल कि आपको तुरंत के तुरंत जॉब मिल जाए। उस टाइम जब आप खाली बैठे रहते हो वो कहलाती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक इकोनॉमी में बूम पीरियड आता है, डिप्रेशन का पीरियड आता है। बूम पीरियड का मतलब है कि इकोनॉमी में हर चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ते आ रहे हैं, डिप्रेशन मतलब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, ऐसे में लोग जब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको समझ आ गया ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट में एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, बट उसको मार्केट प्राइस पर काम नहीं मिल रहा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हमें ये चीजें निकल सकती हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया से निकल सकती है, एनएसएस से निकल सकती है, रिसर्च सेंटर से निकल सकती है। ये कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं किसके रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन। गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है 2 टाइप की पाई जाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में क्या क्या चीजें पाई जाती है, आपकी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे आपके किस में पाए जाते हैं, अर्बन में। सो आई होप इसकी आपको ये वाली स्लाइड पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगला पॉइंट हमारा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इन 2 पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो इसको। जब लिखोगे तो उस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। बाकी कैसा आएगा इस सभी के बारे में 10 जनवरी को मेरे साथ बने, 10 जनवरी को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला हूं। बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि आखिर क्या रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है। भाई होता क्यों है ये बताओ। सबसे पहला पॉइंट है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरह से हमारे देश की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अगर इकोनॉमी ग्रो अप करेगी तो काम धंधा ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम जो है वो काम खुद नहीं कर पा रहे, हमें बाहर से वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उनका तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेकिन हमारे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। नंबर 2 पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। ये तो बताने की जरूरत नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी डिमांड्स को मीट आउट करवाने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके चलते हम लोग को हायर ही नहीं कर पाते, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाती है। जॉब की वैकेंसी है 1000 लेकिन पॉपुलेशन है 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और वैकेंसी से 1000। कहां से मीट आउट करा पाओगे कि आपके पास डिमांड 1000 की सप्लाई 1.5 लाख की पड़ी हुई है, तो कहां से होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब की वैकेंसीज नहीं बढ़ रही है। नंबर 3 अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के इंडस्ट्रीज की ओर आ रहा है और इंडस्ट्रीज के ऊपर एक बर्डन बढ़ता जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो एग्रीकल्चर अच्छा हो तो क्यों ना लोग एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज में ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह इन सबको करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज हम एग्रीकल्चर में भी कोई खास अच्छे नहीं है। नंबर 4 डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ये पॉइंट के लिए तो मैं अगर मैं बोलूँ तो पूरी क्लास लगा सकता हूँ, वो भी 6-6 घंटे की, कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं। अब एक बार बताओ, हमारे इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको यही नहीं पता होता कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड क्या होता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने 10 ईयर पढ़ी हुई है, 10 ईयर से क्वेश्चन किया, आंसर दिया, पास हो गए। यही हो रहा है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह। और आजकल तो कोरोना वायरस के चलते ओपन एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्होंने कहा आराम से बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दो, फुल चीटिंग करो, आराम से ग्रेजुएट। कहाँ से मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी ही नहीं है। डिग्री है बट वो क्वालिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। फिर है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का बूस्टअप होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बूस्टअप होंगी तो आसपास के रिसोर्सेज बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि एम्प्लॉयमेंट सोर्स इंडस्ट्रीज ही जनरेट करती है। अब जब इंडस्ट्रीज ही नहीं ढंग से बन पाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से, अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो हमारे लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां आके खत्म कर देती हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है कि जितने ग्रेजुएट्स निकलेंगे उनका क्या किया जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं है, बस अंधाधुंध चीजें चलती जा रही हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले अपने पैसा बनाए जा रहे हैं, ग्रेजुएट्स किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में उनके लिए कोई भी जॉब नहीं है। आजकल आप इंजीनियरिंग में देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग।
इसके बाद है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है कि रियलिटी में जो ग्रेजुएट्स निकले उनको मिलेगी जॉब, नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे, कोई कुछ अंदाजे, बस भेड़ चाल में सब चले जा रहे हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मतलब पैसों से पैसा बनाने की जो फॉर्मेशन है वो जिस रेट से होनी चाहिए, जैसी हमारी पॉपुलेशन है वो वैसी नहीं हो रही है नो डाउट, बट जिस रेट से होनी चाहिए वो उस रेट से नहीं हो पा रही, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो गाइस दीज आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस यानी खत्म कर सकते हैं, खत्म तो नहीं करेंगे लेकिन ये कहेंगे कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है एस्केलेरेशन ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जीडीपी, यानी ये फर्स्ट पॉइंट जो बोला था ना कि किसी तरह से आप कुछ ऐसा काम करो कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़े, जिसके लिए मेक इन इंडिया प्लान आएगा, इसके ब्रैकेट में लिख लेना मेक इन इंडिया प्लान, कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी तो वो इंडिया में की जाएंगी, जिससे क्या होगा जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसी वजह से मेक इन इंडिया प्लान के तहत कोई भी प्रोडक्शन होगा तो वो इंडिया में होगा, ये सोचकर उन्होंने ये प्लान स्कीम की थी ताकि हमारी इकोनॉमी को एक्सक्लेरेट किया जा सके, उसकी जीडीपी ग्रोथ को। नंबर 2 है कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को खत्म करना या कम करना चाहते हैं। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, आप एक चीज़ नोटिस करो ऊपर वाले सभी सेक्टरों का ही सुधार नीचे दे रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारो, फिर इंकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, इनको सुधारो, जैसे लिज्जत पापड़ है इनको बूस्टअप दिया तो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ गया। फिर है इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए जाने चाहिए जिनसे कि जितने ग्रेजुएट्स हैं कल को अगर उन्हें जॉब में कोई दिक्कत आती है तो वो इनको क्या करें, गाइड करें, उनको असिस्ट करेंगे तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हें एक बेटर जॉब मिल पाए। इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए जाने चाहिए और बनाने के बाद छोड़ नहीं दो बल्कि उनको ढंग से चलाओ, ठीक है। इसके बाद है इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे रोड बनेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी तो इनसे लोगों की हायरिंग होगी, लोग उस काम को करेंगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। इसके बाद है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग हर जगह प्लानिंग का होना तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफॉर्म कई सारी चेंजेस लानी चाहिए। जैसे अभी 2020 के अंदर जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन चला था उन दिनों पर एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी लाई गई जिसके तहत जो पहले +2 +1 होता था ऐसा सब कुछ हटा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि 8th के बाद ही बच्चा जिस स्टैंडर्ड में जाना चाहता है उसकी पढ़ाई कर सकता है, इवन वो साइंस के भी कोर्स ले सकता है, कॉमर्स के भी कोर्सेज सब्जेक्ट्स ले सकता है। ऐसा नहीं कि साइंस लेगा तो उसकी इकोनॉमिक्स छूट जाएगी, ऐसा नहीं है, कोई भी वो अपने मनपसंद सिलेबस या मनपसंद सब्जेक्ट्स वो ले सकता है। इस तरह से हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे कुछ ना कुछ कम होगी। अभी कम होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, बट हाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ले आए तो बहुत फायदा मिलेगा और ऐसा हमने किया भी, ऐसी बात नहीं है। फिर आपका क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को बार बार इंकरेज करो कि क्यों किसी के अंडर में रहकर काम करो, आप खुद का काम धंधा स्टार्ट करो ना, भले ही वो छोटे लेवल पे हो लेकिन आज छोटे लेवल पे कुछ टाइम बाद वो उसका लेवल बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि हर बंदा अंबानी नहीं पैदा होता है, स्टार्टिंग बहुत छोटी सी होती है, धीरे धीरे करके वो अपने सेगमेंट को बढ़ाता है। तो यही कहा गया कि हर किसी को इंकरेज करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म नहीं कहूँगा बट कम किया जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। जो चीज़ें इसमें से आ सकती थी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दोस्तों। ठीक इसी तरह से हम अकाउंट्स की भी क्लासेस लेते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th की, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर होती है। आप चाहें तो उनको बाय करके कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। और फर्दर डिटेल के लिए लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी क्वेरी कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe to the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।